नेक्स्ट आता है चीन के अंतर्गत जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसके बाद आता है एनपीसी। हम लोग बात करेंगे आज चीन की व्यवस्थापिका की, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का निर्माण कैसे हुआ, एनपीसी की क्या शक्तियां, क्या कार्य है, उसके अंतर्गत स्थायी समिति क्या कार्य कर रही है। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के बारे में अगर अपन देखें तो ये पूर्व सोवियत संघ की सर्वोच्च, सोवियत संघ की जो सोवियत यूनियन के अंतर्गत थी, वैसे के वैसे आपको राज्य शक्ति का एक सर्वोच्च अंग है। राज्य शक्ति का जो सर्वोच्च सोवियत थी, उसी तरह चाइना के अंतर्गत राज्य शक्ति का अगर कानून निर्मात्री क्षेत्र के अंतर्गत कोई सर्वोच्च अंग है तो वह है आपकी एनपीसी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन में शासन के अंतर्गत जो कानून का निर्माण होता है उसका कार्य एनपीसी के द्वारा किया जाता है। 1982 की बात करें तो 1982 के अंतर्गत चीन में जो है कानून निर्मात्री क्षेत्र के अंतर्गत एकमात्र विधायी शक्ति का अगर शक्ति दी है तो वो दी है एनपीसी को दी है। और एनपीसी अपने में से ही एक स्थायी समिति का निर्माण करती है, और वो होती वहां की जो है स्थायी समिति जो कार्य कर रही है, वो दोनों मिलकर के एनपीसी और उसकी स्थायी समिति दोनों मिलकर के कानून का निर्माण करती है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस संविधान की क्रियान्विति की देखरेख करती है और संविधान में संशोधन करती है, और देश में प्राय जितने भी मतलब उच्च अधिकारी है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उन सब का निर्वाचन भी करती है और उनको वापस भी बुला सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, अपने दिए हुए निर्णयों को बदलने के अंतर्गत भी एनपीसी की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जो एनपीसी है वो उन सब कार्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करती है जो राज्य शक्ति का सर्वोच्चतम अंग करता है, तो वो करती है एनपीसी। तो एनपीसी एक राज्य शक्ति का विधायी क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग निवास करते हैं, अर्थात वहां पर 56 राष्ट्रीयता के अलग अलग वेशभूषा भाषा के लोग निवास करते हैं, और ये एक एकात्मक शासन की प्रतीक बनी हुई है। तो इसमें वर्तमान के अंतर्गत करीब करीब मैं आपको बता दूं कि 2970 लोग इसके अंतर्गत जो है निर्वाचित होकर के आते हैं, और ये सारे सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से, स्वायत्त शासित क्षेत्रों से और केंद्र के अधीन सीधे नगर पालिकाओं के अंतर्गत निवास करने वाले लोग आते हैं। नंबर 2 आता है एनपीसी का जो है कार्यकाल। कार्यकाल की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 60 के अंतर्गत जो है इसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है, और इसके अलावा कार्यकाल की समाप्ति के 2 माह पूर्व जो स्थायी समिति को नई कांग्रेस निर्वाचन करा लेना चाहिए। यानी कि जो स्थायी समिति है एनपीसी के अंतर्गत एक छोटी लघु आकार है जो कानून की खोजबीन करती है, वो 2 माह पूर्व जब 5 वर्ष पूरे होने वाले हो तो उससे पूर्व उसका निर्वाचन करवा लेती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि स्थायी समिति के लिए आवश्यक है कि वे जन कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाना पड़ता है, ताकि उसके अंतर्गत जो भी कानून बनना है, नियम बनने हैं, वो सारे के सारे कार्य कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है सदस्यों के विशेषाधिकार। सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में बात बता दूं कि जब अधिवेशन चल रहा हो तो किसी भी जो है एनपीसी के अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी उसके सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बंदी नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत एनपीसी का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट आता है एनपीसी की शक्तियां, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रीय जन कांग्रेस शासन तंत्र का सर्वोच्च अंग है, और ये अन्य देशों में संसदात्मक संस्थाओं की भांति भी मैं आपको बता दूं कि कानून निर्माण के क्षेत्र में, संविधान संशोधन के क्षेत्र में कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इसकी शक्तियों के बारे में देखें तो नंबर 1 पर आता है संविधान संशोधन की शक्ति। नंबर 1 है संविधान संशोधन की चीन का
संविधान संशोधन की शक्ति। इसके बारे में अगर अपन देखें तो कांग्रेस की स्थायी समिति अथवा कांग्रेस के 1/5 सदस्य संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें तो संविधान में संशोधन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि 2/3 बहुमत से अगर सदस्य स्वीकार कर लेते हैं तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और नंबर 2 आता है कानून निर्माण का कार्य। देखिए, कानून निर्माण का कार्य हमेशा जो किया जाता है वो मूल रूप से व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। किसी भी देश के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत जो कानून निर्माण का कार्य है वो जो है एनपीसी या आपको पार्लियामेंट के द्वारा या आपके कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है फौजदारी अपराधों, दीवानी मामलों, राज्य के अन्य विषयों कानून का निर्माण करती है, उनमें संशोधन करती है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि चीन में कानून निर्माण करने वाली एकमात्र संस्था है वो है एनपीसी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और वो कानून के निर्माण के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत विधियों को जोड़ना है, घटाना है, उनको बढ़ाना है, या मौजूदा संविधान में जो है जनता की भावनाओं के अनुरूप कोई कानून नहीं है तो इसका कार्य समस्त उत्तरदायित्व किसका होगा? एनपीसी का होगा। नेक्स्ट आता है निर्वाचन संबंधी कार्य। एनपीसी के द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य समस्त रूप से पूर्ण किया जाता है। चाइना के अंतर्गत स्थायी समिति का निर्वाचन करना हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री का निर्वाचन या न्यायालयों के न्यायाधीशों का निर्वाचन, तो किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी निर्वाचन करना हो तो इसका कार्य राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा संपादित किया जाएगा। नेक्स्ट आता है युद्ध एवं शांति संबंधी शक्तियां। देखिए, एनपीसी के पास में युद्ध और शांति की भी शक्तियां होती है, क्योंकि चाइना के अंतर्गत जो है वो सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज है, और सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मूल रूप से इसके अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वो यह है कि इस शासन प्रणाली के अंतर्गत कोई युद्ध का डिक्लेरेशन करना हो तो उसकी स्थायी समिति के द्वारा किया जाएगा। किसकी? एनपीसी की। तो और आंतरिक शांति व्यवस्थाएं बनाए रखनी है या आंतरिक शांति व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो एनपीसी की स्थायी समिति का निर्णय वो है अंतिम रूप से माना जाएगा। नेक्स्ट आता है बजट संबंधी शक्तियां। देखिए, देश का कोई भी बजट अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। आय और व्यय का लेखा जोखा रखना, बजट का निर्माण करना, कौन सी मद में टैक्स लगाना, कौन सी मद में टैक्स को घटाना, ये सारा का सारा कार्य राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। और साल भर का वित्तीय वर्ष के लेखा अनुदान मांगे पारित कराना और वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत करना, ये समस्त कार्य एनपीसी के द्वारा किया जाएगा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आता निर्णयों को रद्द करना। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो वो बनता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में, लेकिन अगर कोई कानून बना है और उसको इंप्लीमेंट किया गया है और इंप्लीमेंट करने के पश्चात उसका विरोध हो रहा है या जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं है तो उस निर्णय को रद्द करने का अधिकार न्यायालय के पास में नहीं है। जैसा कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत आप लोग देखते हो कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पास है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि चाइना के अंतर्गत जो है न्यायिक निर्णयों को रद्द करने का अधिकार है वो किसके पास में है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के पास में। और लास्ट आता है वो आता है प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना करने की शक्ति। प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना से यहाँ तात्पर्य यह है कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस मूल रूप से जो नीचे के स्तर की इकाइयां हैं, जो स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, उनमें कहीं पर भी प्रशासनिक लेवल पर अगर कोई डिसीजन मेकिंग पावर है तो वो है एनपीसी को, वो उसके अंतर्गत इसका जो है स्थापना करती है। इसके अंतर्गत जो है मूल रूप से आपको मैं बता दूं कि प्रशासनिक निम्न स्तर पर इकाइयों का स्थापना करने का निर्णय है वो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के द्वारा लिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो एनपीसी हुई, लेकिन इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जन कांग्रेस में एक स्थायी समिति होती है। और वो स्थायी समिति में आपको बताऊं कि चीन के संविधान के आर्टिकल 65 के अंतर्गत लिखा गया है कि स्थायी समिति एनपीसी में से गठित की जाएगी। उसमें 135 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा,
अनेक उपाध्यक्ष होंगे और अनेक महासचिव होंगे और ये मिलकर के कार्य करेंगे और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जो मूल रूप से एनपीसी के 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने के 2 माह पूर्व निर्वाचन करवाती है। इसकी जो है मूल रूप से जो 5 वर्ष से पूर्व सदस्यों को अगर ये चाहे तो ये सदस्यों को वापस भी बुला सकती है। कौन? अगर स्थायी समिति कांग्रेस के सदस्यों को वापस भी बुला सकती है। और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर मैं आपको यह जो है नियुक्ति करती है तो उसकी स्थायी समिति करती है। इसका अध्यक्ष होता है एक होता है इसका अध्यक्ष जिसकी इसकी अध्यक्षता करता है और वो विभिन्न विज्ञप्तियों जो जारी होते हैं, आदेश निर्देश, उन पर सिग्नेचर करता है और इसके अलावा ये महासचिवों को, उपाध्यक्षों को कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व देती है। नेक्स्ट आता है स्थायी समिति की शक्तियां और कार्य। देखिए, चाइना के अंतर्गत एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री भी है, स्थायी समिति है, न्यायपालिका भी है, एनपीसी है। फिर भी आप लोग देखिए सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पूर्व सोवियत संघ की भांति भी चीन के अंतर्गत भी एक स्थायी समिति का निर्माण किया गया है जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत कार्य करती है। संविधान के आर्टिकल 67 की बात करें हम लोग तो संविधान के आर्टिकल 67 के अंतर्गत जो है स्थायी समिति की शक्तियां और कार्यों का वर्णन किया गया है। और नंबर 1 इनके कार्यों और शक्तियों के बारे में मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। तो नंबर 1 जो ये कार्य कर रही है उसके अंतर्गत आता है संविधान की व्याख्या करना और राष्ट्रीय जन कांग्रेस के संविधान की व्याख्या करना और संविधान का क्रियान्वयन और निरीक्षण करना। नंबर 1 जो स्थायी समिति है वो संविधान की व्याख्या करती है और संविधान की भावनाओं के विपरीत अगर कोई कानून बना है या कानून को इम्प्लीमेंट किया गया है तो उसका निरीक्षण करने का दायित्व किसका है? वो स्थायी समिति का है। नंबर 2 है उन कानूनों का निर्माण एवं संशोधन करना जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। ऐसे अनेक कानून हैं जिन पर एनपीसी कानून नहीं बना सकती, लेकिन उसकी स्थायी समिति जो है वो कानून बना सकती है, उस पर निर्णय दे सकती है। तो उन कानूनों का निर्माण भी करती है और उन कानूनों की व्याख्या भी करती है जो एनपीसी नहीं करती है। नंबर 3 आता है एनपीसी का जो है मूल रूप से जो सत्र आहूत किए जाते हैं वो मूल रूप से है कि वो स्थायी समिति के द्वारा उनका सत्र आहूत किया जाता है। नंबर 4 आता है कांग्रेस के 17 काल में आर्थिक सामाजिक विकास की योजनाओं को, बजट को स्वीकृत करना। जो भी आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित देश की वेलफेयर जो नीतियां हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्थायी समिति की भूमिका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है राज्य के, मान लीजिए केंद्रीय सैनिक आयोग है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटर है, उनकी जांच करना, उनकी नियुक्ति करने के अंतर्गत जो है स्थायी समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त उन निर्णयों और नियमों को रद्द भी कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल होते हैं, तो उसका स्थायी समिति है उन निर्णयों को रद्द भी कर सकती है। और राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अगर मान लीजिए अधिवेशन नहीं चल रहा हो और केंद्रीय सैनिक आयोग के सदस्य के बारे में चयन का निर्णय करना हो तो उसका मान लीजिए स्थायी समिति कर सकती है। सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति से परामर्श करना, उन न्यायाधीशों को परामर्श करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, सभापति की नियुक्ति करना, उप सभापति की नियुक्ति करना, तो ये सारा का सारा कार्य है वो स्थायी समिति का आता है। विदेशों से कोई प्रतिनिधि आए हुए हैं उनको नियुक्ति करना, विदेशों से जो प्रतिनिधि आए हुए हैं उनकी मान लीजिए कोई मांग करना या उनको हटाना, उनको विदेशों से जो प्रतिनिधि है उनका प्रतिवेदन देना, पासपोर्ट देना, तो ये सारा का सारा कार्य स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। विदेशों से शांति समझौते किए जाते हैं तो स्थायी समिति के द्वारा किए जाते हैं। सैनिक और कूटनीतिक उपाधियां वितरित की जाती है तो वो स्थायी समिति के द्वारा किए जाते हैं। राज्य के ओर से दिए जाने वाले पदक और उपाधियां की स्वीकृति स्थायी समिति के द्वारा दी जाती है। विशेष क्षमादान करना है तो वो स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
देश पर आक्रमण होना है तो युद्ध का अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो स्थायी समिति के द्वारा लिया जाता है। तो अगर मार्शल लॉ लागू किया जाना है तो स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एनपीसी के अंतर्गत स्थायी समिति एक लघु कैबिनेट का कार्य कर रही है और ये कैबिनेट मूल रूप से देश के अंतर्गत दिशा निर्देश देती है, देश का शासन का संचालन करती है और ये 135 सदस्य मिलकर के महत्वपूर्ण निर्णय लिए करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि स्थायी समिति के द्वारा वो सभी कार्य किए जाते हैं जो एक कैबिनेट के द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए चाइना के अंतर्गत शासन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कैबिनेट की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है और देश की शासन व्यवस्था के अंतर्गत संचालित हो रही है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है चाइना के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी में मैं आपको बताऊं वो आता है साम्यवादी दल। साम्यवादी दल। देखिए, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें चाइना के अंतर्गत तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना के अंतर्गत अगर कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी को वहां से निकाल दिया जाए तो वहां पर आपको मैं बताऊं कि कुछ भी नहीं रहेगा। चीन के अंतर्गत जो कुछ भी सर्वे सर्वा है वो है वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही आपको मैं बताऊं देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं बताऊं कि शासन का कोई भी ऐसा अछूता पहलू नहीं है जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी यानी कि साम्यवादी दल से अछूता रहा हो। वहां पर शासन का सारा जो केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी का। और चीन की शासन व्यवस्था में जो नियंत्रण है, कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल है, वो सारा का सारा है साम्यवादी दल के हाथों में निहित है और साम्यवादी दल के द्वारा ही शासन का ढांचा संचालित किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि साम्यवादी दल वो जो है चीन की संपूर्ण शासन व्यवस्था का मूल आधार बना हुआ है। और उस देश के अंतर्गत अगर कम्युनिस्ट पार्टी को निकाल दिया जाए तो वहां की जो है शासन व्यवस्था मूल रूप से सुचारू रूप से संचालित नहीं होगी। तो चीन की शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जब देखें 1982 का जो मीजी संविधान है जो बना है वो मूल रूप से साम्यवादी दल के नेतृत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। 1982 का संविधान में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस चीन के साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीन की राज्य शक्ति का सर्वोच्चतम अंग होगी। यानी कि संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और चीन की जो शासन प्रणाली है वो मूल रूप से साम्यवादी दल के नेतृत्व पर निर्भर करती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि साम्यवादी दल का एक छत्र साम्राज्य है वहां पर, और साम्यवादी दल चीन पर साम्यवादी दल का पूर्ण नेतृत्व है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है वहां की जो स्थायी समिति है वो साम्यवादी दल के नेतृत्व में भी कार्य करती है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि साम्यवादी दल का विकास कैसे हुआ, वहां पर साम्यवादी दल का उदय कैसे हुआ। मैं आपको बताऊं चीन की विचारधारा और उद्भव जो है वो वहां पर आपको मैं बताऊं कि बहुत पुरानी विचारधारा है, उद्भव हुआ है। लेकिन जो वहां पर चांग काई शेक का शासन था और वो अमेरिका समर्थित राष्ट्रवादी सरकार संचालित कर रहा था, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी की 1920 के अंतर्गत उत्पत्ति मानते हैं। और एक चीनी शिक्षक, उसका नाम था चेन ट्यू शू, जो मार्क्सवादी विचारों पर आधारित था और मार्क्सवादी विचारों के आधार पर उसने साम्यवादी विचारधारा को प्रभावित किया। उसके पश्चात 1921 के अंतर्गत मैं आपको बताऊं इसका सम्मेलन आयोजित किया और इसमें 13 सदस्यों ने जो भाग लिया और ये मूल रूप से मार्क्सवादी लोग थे। 1925 के अंतर्गत इसकी सदस्यता बढ़ने लगी और आपको मैं बताऊं कि दल के प्रारंभिक नेता चैन नुसे ली और ली ली सॉन
इसे सफल नेतृत्व प्रदान करने लगे और 1933 के अंतर्गत मो त्से तुंग के नेतृत्व के अंतर्गत ये नेतृत्व के अंतर्गत साम्यवादी दल का जो है आपके नेतृत्व हाथ में आ गया था। और उसके पश्चात तो आपको मैं बताऊं, चीन के अंतर्गत जो है समस्त शासन व्यवस्था का संचालन मो त्से तुंग करने लगा और मो त्से तुंग के नेतृत्व में 1949 में क्रांति हुई। और उसके पश्चात आप लोग देखो कि आज भी चीन के अंतर्गत जो है शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार है वो मूल रूप से साम्यवादी दल बना हुआ है। तो साम्यवादी दल की जो विशेषताओं के बारे में बताऊं तो नंबर 1 आता है, वो आता है संविधान में उल्लेख। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन प्राप्त नहीं है। ये राजनीतिक दल एक स्वतंत्र और ऑटोनोमस निकाय है। जैसा कि आप लोग देखते हो भारत के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी को देख लो, कांग्रेस को देख लो, बहुजन समाजवादी पार्टी, आप लोग देखिए सैकड़ों राजनीतिक दल हैं जिनके आज सारे के सारे हैं उनके पिटारे खुल रहे हैं। 16 मई का जो इलेक्शन हो रहा है और इसमें आप लोग देखिए हर राजनीतिक दल का पिटारा खुल रहा है, उनके जो बंद मुट्ठी थी वो भी खुल रही है। और जो लेकिन चाइना की जहां तक बात करें हम लोग, तो चाइना के अंतर्गत जो है पॉलिटिकल पार्टी जो साम्यवादी दल है वो संविधान के अंतर्गत उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। नंबर 2 आता है सदस्यता के कठोर नियम और आज्ञा पालन। देखिए, कोई भी चीज तभी चलेगी जहां अनुशासन होगा। और आज वहां पर चाइना में सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चल रही है? क्योंकि उनके नियम कठोर है, आज्ञा पालन कठोर है, सत्ता का जो है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि चाइना के अंतर्गत साम्यवादी दल है वो बहुत अधिक मजबूती से कार्य कर रहा है। नेक्स्ट आता है निश्चित उद्देश्य। निश्चित उद्देश्यों के बारे में अगर अपन देखें तो आप लोग कहेंगे कि साम्यवादी दल है वो उसका निश्चित एक टारगेट है कि हमें क्या करना, और उसका प्लानिंग है, पर्पज है, प्रोसेस है, प्लेस है। और ऐसी स्थिति में निश्चित उद्देश्य विजन उनका क्लियर है और वो कम्युनिस्ट वहां पर शासन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता सत्ता का सर्वोच्च केंद्र। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के अंतर्गत जिसका पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुमत है उसी को वोट मिलता, शासन करता है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में एक व्यक्ति करता है निश्चित अवधि के लिए। लेकिन चाइना के अंतर्गत जो है वो मूल रूप से शासन का, सत्ता का जो सर्वोच्च केंद्र है वो है साम्यवादी दल और वही शासन का संचालन करता है। और लास्ट में आता है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। साम्यवादी दल के अंतर्गत जो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सत्ता का, लोकतंत्र का केंद्रीकरण। साम्यवादी दल के विरुद्ध कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि चाइना की शासन प्रणाली के अंतर्गत लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण साम्यवादी दल के अंतर्गत पाया जाता है। और इसी कारण आज वहां पर शासन का स्वरूप जो बना हुआ है वो एकीकृत बना हुआ है, यूनिटी ऑफ कमांड है वो साम्यवादी दल की बनी हुई है। और साम्यवादी दल के विरुद्ध कोई भी आवाज बुलंद नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति के अंतर्गत चाइना आज विश्व की महाशक्ति बना हुआ है। उसे अगर कोई ललकार सकता है तो अमेरिका ने जब जब भी उसको ललकारा तो वो सामना करने की शक्ति रखता है। और वो सारी समस्त शक्ति और निर्देशन का केंद्र बना हुआ है तो वो बना हुआ है साम्यवादी दल। और इसमें आता है, अब आता है साम्यवादी दल का संगठन। संगठन में आपको मैं बता दूं कि साम्यवादी दल का जो संगठन बना हुआ है बच्चों, वो पिरामिड नुमा बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। और वो आप लोगों को बताता हूं कि सबसे नीचे के स्तर पर आता है वो प्रारंभिक संगठन होता है, जिसे कहते हैं प्रारंभिक संगठन सेल। यानी कि जो ग्रामीण स्तर पर जो गांव है, नगर पालिकाएं, छोटे निम्न स्तर पर जो इकाइयां हैं, वहां पर क्या होती है, अनेक तरह के सेल बने हुए हैं। और नंबर 2 पर आता है केंद्रीय समिति। उससे अपन ऊपर आगे बढ़ेंगे तो आता है केंद्रीय समिति। केंद्रीय समिति के अंतर्गत आप लोग देखिए कि केंद्रीय समिति के अंतर्गत जो है, जो स्थानीय स्तर से ऊपर की स्तर है वो है केंद्रीय समिति का स्तर आता है। नंबर 3 पर आता है पॉलिट ब्यूरो। उसके पश्चात आप लोग देखिए पॉलिट ब्यूरो आता है। पॉलिट ब्यूरो के अंतर्गत कुछ सदस्य होते हैं और ये राज्य स्तर का होता है। फिर आता है सचिवालय, इसका एक सचिवालय होता है। और उसके बाद दल नियंत्रण
आयोग, कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, जहां से आदेश और निर्देश जारी किए जाते हैं। तो साम्यवादी दल की अपन बात करें तो मूल रूप से हम लोग देखते हैं दल का नियंत्रण और कंट्रोल बना रहता है और इसके द्वारा शासन का संचालन होता है। तो चाइना की जहां तक हम लोग बात करें बच्चों, चाइना की शासन प्रणाली की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि चीन के अंतर्गत, चीन विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का भी अपना एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम के तहत ही चाहे सेल हो, केंद्रीय समिति हो, पॉलिट ब्यूरो, सचिवालय और केंद्रीय नियंत्रण आयोग, राष्ट्र के अंतर्गत जो है सेंट्रल जो अपना कंट्रोल ऑफिस बना हुआ है, संगठन बना हुआ है जिससे आदेश निर्देश दिए जाते हैं, उनका अपना महत्व बना हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि चाइना के अंतर्गत शासन की समस्त शक्ति का अगर कोई आधार है तो वो है वहां का साम्यवादी दल और वही शासन सत्ता का संचालन करता है।